All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the review of midterm. We are continuing with that. हमने दो सवाल अपने midterm के रिव्यू कर लिए हैं. आज हमारा midterm का थर्ड क्वेश्चन है जिसको हम रिव्यू करेंगे. That is from February March 2017, variant 32. A very one of the most prominent question from the topic of auditing. ऑडिट के टॉपिक में ऑडिट के टॉपिक से ये एक बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है. फैब मार्च 2017 वेरिएंट 32 द क्वेश्चन ऑफ युआन. सो स्टार्ट करते हैं. बड़ा तगड़ा सवाल है, काफी हैवी क्वेश्चन है और इसमें न्यूमेरिकल तो है ही है हमारे पास, लेकिन साथ में ठीक ठाक थ्योरी इंक्लूडेड है इस सवाल में. और काफी स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया कि वो रिक्वायरमेंट थी क्या क्वेश्चन में एग्जैक्टली और उसको आंसर किस तरीके से करना था. तो फोकस कीजिएगा. आपके सामने मैं अटेम्प्ट करूंगा तो आपको आइडिया होगा कि कहाँ पर एरर्स थे और क्या एरर्स थे, क्या क्या किस तरीके से बेसिकली आंसर करना था. चलो स्टार्ट करते हैं. कह रहे युआन वॉज द एक्सटर्नल एडिटर ऑफ जी लिमिटेड. कह रहे युआन जो है वो जी लिमिटेड का एक्सटर्नल ऑडिटर है. जी लिमिटेड का एक्सटर्नल ऑडिटर. अच्छा फोकस करें. मैं एक्सटर्नल ऑडिटर पे दो तीन दफा फोकस फोर्स कर चुका हूं, जोर लगा रहा हूं दो तीन दफा एक्सटर्नल ऑडिटर पे. उसकी रीजन है, आगे बताऊंगा क्यों. कह रहे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रोल ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड द रोल ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी. ईवान जी लिमिटेड का, मैं फिर से जोर लगा रहा हूं, एक्सटर्नल ऑडिटर है. फिर से फोकस कर रहा हूं इस पे, फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं कि एक्सटर्नल ऑडिटर है ईवान जी लिमिटेड का. पार्ट ए में कह रहा है कि भाई इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर में क्या डिफरेंस है रोल्स में. 4 मार्क्स में ये बता दें तो इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट. ये बहुत आसान है. इंटरनल, अच्छा आप चाहो तो, अच्छा बुलेट्स में आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, पैराग्राफ फॉर्म में आना पड़ेगा. आप चाहो तो एक इंटरनल ऑडिटर, उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑडिटर 1 पॉइंट, फिर दोबारा इंटरनल ऑडिटर का 1 पॉइंट और एक्सटर्नल ऑडिटर का 1 पॉइंट, इस तरीके से कर सकते हो. या एक पैराग्राफ में दोनों पॉइंट्स इंटरनल के दे दो और एक पैराग्राफ में दोनों पॉइंट्स एक्सटर्नल के दे दो, एक्सेप्टेबल. इंटरनल ऑडिटर आर द employees of the company and they report to the directors. External auditors, external auditors are third party, not part of the company, and they report to the शेयर होल्डर्स. ये लीजिए. अब आप पूछे कि सर इसकी मार्किंग कहाँ है, तो इंप्लॉइज 1 नंबर, रिपोर्ट टू द डायरेक्टर्स 2 नंबर. ये 2 मार्क्स हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए. एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर थर्ड पार्टी नॉट पार्ट, ये एक, और ये रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर 2 हो गए, ये 4 मार्क्स. एक और भी फर्क बता देता हूं. इंटरनल ऑडिटर रिव्यूज द इंटरनल सिस्टम, इंटरनल सिस्टम, whereas external auditor and external auditor, they not only just review the system,
they review the financial statements and even review the remunerations of directors. एक्सटर्नल ऑडिटर्स डायरेक्टर्स का रिम्यूनरेशन भी देखते हैं। तो ये भी आप एक फर्क इधर बता सकते हैं, ये भी एक डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर में। बहरहाल आगे चलते हैं। ये है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है और यहीं से जो मार्क्स लूज करने वाला एलिमेंट है वो आएगा। कह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द ऑडिट, Yuan was presented with the following draft financial statements which were prepared by the directors of Z Limited. अब आप फोकस कीजिएगा, कह रहा है कि क्योंकि जी लिमिटेड का ऑडिट कर रहा है युआन, युआन एक्सटर्नल ऑडिटर है, उसे शेयर होल्डर्स ने नॉमिनेट किया होगा कि हमारी कंपनी है और इसका ऑडिट करना है। तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाए होंगे, खुद तो नहीं बनाए होंगे, बनवाए होंगे, फाइनेंस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने बनाए होंगे। तो डायरेक्टर्स ने ईवान जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए। ये ड्राफ्टेड है, ड्राफ्टेड मतलब अभी फाइनल नहीं है, इसमें रिविजन होगा और रिविजन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, रिविजन की गुंजाइश है। सो ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, ये ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट युवान को प्रोवाइड की गई है डायरेक्टर्स की तरफ से, जिसमें रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, अब मुझे यहां पर एक चीज नजर आ रही है, मुझे इसको देख के एक चीज ये नजर आ रही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह इन्होंने प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा है और यहां कहीं फाइनेंशियल एक्सपेंस भी नहीं है। फाइनेंस, इसका मतलब अभी एज ऑफ राइट नाउ इसको देख के मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि हो सकता है इनका कोई लोन शोन ना हो, कोई डिबेंचर ना हो जिसपे कोई इंटरेस्ट ना हो। तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा जी लिमिटेड का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द ईयर पे सेम हो गया, कंसिडरिंग के टैक्स भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है, इंटरेस्ट और टैक्स नहीं है। हाँ, वो मैं आगे आ रहा हूं, पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर तक की कहानी वो बिल्कुल नजर आ रहा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर तक की कहानी में ये कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द ईयर बजाहिर देखने से एक सेम ही नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ना कोई इंटरेस्ट है और ना कोई टैक्स है। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर में से डिविडेंड पेड माइनस हुआ है और डिविडेंड प्रपोज भी माइनस हुआ है। नाउ वी ऑल नो दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। Dividend proposed is not recorded anywhere in any financial statement. It is not shown in any financial statement. किसी भी financial statement में हम dividend propose show नहीं कर सकते, ना करते हैं, नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं। तो ये गलती हुई हुई है डायरेक्टर से। आगे देखते हैं। फिर रिटेन अर्निंग्स आ गई इस साल की शुरू की रिटेन अर्निंग्स ऐड कर दी, तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स मिल गई। ठीक है, कोई ऐसा सच इशू नहीं है। हमने रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग को हमेशा यहां देखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर में रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग को ऐड कर दो, हमने हमेशा यहां देखा है। बाकी सब ठीक है, बस डिविडेंड प्रपोज का मसला है। चलो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। जैसे ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट है ऐसे ड्राफ्ट एसओएफपी है। इसका मतलब ये कि अभी ड्राफ्टेड है, ये फाइनलाइज नहीं है, इसमें अभी गुंजाइश मौजूद है, एडजस्टमेंट्स होंगी। जैसे ऊपर डिविडेंड प्रपोज की एडजस्टमेंट होगी, वो गलत रिकॉर्ड हुआ है। तो एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स हैं जिसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट है और गुडविल है। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से आती है,
वो यहां पर आती है, लेकिन बहुत कोई बड़ा ये सिस्टमैटिक एरर नहीं है, कोई ये बड़ा फाइनेंशियल एरर नहीं है। बस फर्क ये है कि गुडविल आमतौर पे इंटेंजिबल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स से ऊपर आती है। उसके बाद करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। ठीक हो गया। बजाहिर बजाहिर ये बिल्कुल सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। फिर इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व है और रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। ठीक हो गया। इक्विटी में इसका मतलब कोई शेयर प्रीमियम नहीं है और कोई जनरल रिजर्व नहीं है, ये नजर आ रहा है। मैं खुद से कंक्लूड नहीं कर रहा, दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे कोई ना जनरल रिजर्व है, ना हमारे पास कोई शेयर प्रीमियम है। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं और डिविडेंड पेबल है। ठीक हो गया। ट्रेड पेबल्स हैं 38,300 के और डिविडेंड पेबल। अच्छा, अब देखते हैं डिविडेंड पेबल क्या ये वही डिविडेंड प्रपोज्ड है? हाँ, ये डिविडेंड प्रपोज। तो अब मुझे यहाँ पे डिविडेंड प्रपोज से रिलेटेड दूसरा एरर नजर आ गया कि डिविडेंड प्रपोज्ड इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी नहीं है, जबकि इन्होंने डायरेक्टर्स ने इसको लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड किया हुआ है। इट इज नॉट अ लाइबिलिटी क्योंकि ये अभी तक प्रपोज है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। एक्सेप्ट होगा और फिर पे करेंगे, जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा। द डायरेक्टर्स ऑफ जी लिमिटेड। अच्छा, बजाहिर एज ऑफ राइट नाउ, बजाहिर एज ऑफ राइट नाउ अभी तक मुझे इसके आईएस और एसओएफपी में सिर्फ दो ही एरर्स नजर आए और दोनों ही एरर्स डिविडेंड प्रपोज से रिलेटेड है। दोनों ही एरर्स डिविडेंड प्रपोज से रिलेटेड है। आगे देखते हैं कि क्या है हमारे लिए इंफॉर्मेशन। कह रहे द डायरेक्टर्स ऑफ जी लिमिटेड प्रोवाइडेड ईवान विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जी लिमिटेड जो है वो ईवान को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी कुछ बता रहे हैं। कह रहे हैं एट 31 दिसंबर 2016। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज देखूंगा, इसका साल एंड हो रहा है। अच्छा, 31 दिसंबर को ही साल एंड हो रहा है। ठीक है। एट 31 दिसंबर 2016 द डायरेक्टर्स proposed a final dividend of 30,000. दिस हैड बीन इंक्लूडेड। हाँ सही है, ये तो ये हमने समझ भी लिया, इसको तो हमने पूरा समझ लिया, इस पे अब ज्यादा बात नहीं करनी। ये वही ऊपर डिविडेंड प्रपोज, यही $30,000 है जो उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, विच इज रॉन्ग। फिर कह रहे हैं द कंपनी परचेस्ड अ मशीन इन 2016 फॉर $150,000 टू प्रिंट ग्राफिक्स ऑन द प्रोडक्ट्स requested by the customers. The company purchased a machine in 2016 for $150,000। अच्छा, $150,000 की मशीन कंपनी ने खरीदी है 2016 में। ठीक है। मशीन द मशीन हैड बीन depreciated by 20% using the straight line method। ओके, इन्होंने इस साल जी लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है $150,000 की और उसे डेप्रिशिएट किया हुआ है 20% स्ट्रेट लाइन पे। कह रहे द डिमांड फॉर प्रिंटिंग सर्विसेज इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन द फ्यूचर। ओके, द डायरेक्टर्स suggest that the new machine should be depreciated at 30% by using the reducing balance method। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। This has not yet been actioned। ओके, तो यहां पे एक बात समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा, सुनिएगा। कह रहे कि डायरेक्टर्स ने युआन को बताया कि इस साल हमने एक मशीन खरीदी है $150,000 की
और उसे हमने रूटीन अपने स्ट्रेट लाइन 20% पे डेप्रिशिएट किया है, जो उनका मेथड है, चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ ये मेथड वो पहले से यूज करते आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन 20%। लेकिन डायरेक्टर्स ने ये रियलाइज किया कि फ्यूचर में प्रिंटिंग सर्विसेज की डिमांड कम होगी, इसका मतलब ये कि मशीन यूजेज फ्यूचर में कम होगा, आज ज्यादा है, आगे जाके कम होता चले आएगा। तो उन्होंने कहा कि इसके हिसाब से तो डेप्रिसिएशन मेथड आरबीएम होना चाहिए, एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। अच्छा, अब अंडरस्टैंड करना, यहां पर हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रेस करें यहां पे कि सर, isn't that affecting the consistency concept? Isn't this affecting the consistency concept? Yes, it is. Yes, it is. लेकिन इसी के साथ अकाउंटिंग ये भी कहती है कि अगर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट तोड़ते हुए आपके अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर हो रही है एंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एबॉलिश कर दो, लेकिन अकाउंटिंग सही हो रही है, देन यू कैन गो अगेंस्ट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। आप जाहिर सी बात है एक ही दफा ये करोगे ना, या ये डायरेक्टर रोज स्ट्रेट लाइन और आरबीएम के बीच छलांगे लगाएंगे, एक ही दफा होगा। पता नहीं कब जी लिमिटेड शुरू हुई थी, तब से स्ट्रेट लाइन चलाते हुए आ रहे हैं, आज पता नहीं 10 12 15 20 25 साल बाद डायरेक्टर्स रियलाइज करें कि यार आगे मशीन्स की यूजेज कम हो जाएगा क्योंकि प्रिंटिंग सर्विसेज डिमांड कम हो जाएगी, तो बजाय इसको क्योंकि फिर अभी जितना यूजेज है आगे इतना यूजेज नहीं होगा, तो सेम यूज नहीं होगा तो सेम वैल्यू लॉस नहीं होगा। अर्ली अभी ज्यादा यूजेज होगा तो ज्यादा वैल्यू लॉस होगा, एंड दे आर राइट अबाउट दिस। तो ये काम करना पड़ेगा इनको, ये काम युवान करवाएगा, ये काम युवान करेगा कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन 20% के बजाय अब 30% पे करेगा। अच्छा, अभी तक ये हुआ नहीं है, डायरेक्टर्स ने सिर्फ सजेस्ट किया है, ये काम करना पड़ेगा हमें, अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 150,000 की मशीन को 20% के बजाय 30% आरबीएम पे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, फोकस कीजिएगा। कह रहे जी लिमिटेड शेयर कैपिटल एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व फ्रॉम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, शेयर कैपिटल और ये कह रहा है रीवैल्यूएशन रिजर्व, जो 3 लाख का रीवैल्यूएशन रिजर्व है, इसके बारे में कह रहा है कि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से आया हुआ है, इससे आया हुआ है। ये रहा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये रहा ना, इससे आया हुआ है। एट 1 जनवरी 2016 अमाउंटेड टू 1,000। ओके 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 ओके, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये इन्होंने हमें क्लोजिंग शेयर कैपिटल और रीवैल्यूएशन रिजर्व्स दिए हुए, हमें ये क्लोजिंग वैल्यूज दी हुई है ना, यहां हमें इनके ओपनिंग बता दिए। शेयर कैपिटल तो वही है 1,000 ये चेक करो, शेयर कैपिटल में तो कोई फर्क ही नहीं आया, जो ओपनिंग शेयर कैपिटल है ये रहा 1,000 मतलब 1 मिलियन, यही 1 मिलियन शेयर कैपिटल क्लोजिंग में भी है। लेकिन ये चेक करो, रीवैल्यूएशन रिजर्व 100,000 था, 1 लाख 100,000, जो कि साल के आखिर में हो गया 300,000, 3 लाख। और ये जो इंक्रीमेंट आया है 1 लाख से 3 लाख तक जो रीवैल्यूएशन रिजर्व गया है, कह रहे ये आया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वजह से, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वजह से। मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में रीवैल्यूएशन आया है, जिसकी वजह से रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है, क्रिएट नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है, क्रिएट तो पहले से हुआ था।
ठीक हो गया, सही है, ये इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड कर दी, जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने ईवान को बता दिया। कह रहे अ प्रोफेशनल वैल्यूअर सजेस्टेड दैट द गुडविल ऑफ द कंपनी would be $200,000. This amount had been included in the non okay and the revaluation reserve ये this amount had been included in the non current assets and the revaluation reserve में क्यों डाल देंगे यार, revaluation reserve में क्यों आ गया, मतलब समझ नहीं आया। द a professional valuer suggested that the goodwill of the company would be $200,000. This amount had been included in the ओके 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 ओके। ये जो गुडविल है $200,000 जो एक्चुअली नॉन करंट एसेट्स में यहाँ आई हुई है, ये किसी क्या है, वैल्यूअर, कोई प्रोफेशनल वैल्यूअर है, उसने जी लिमिटेड को के डायरेक्टर्स को बोला कि भाई आपकी गुडविल तो 2 लाख की है, $200,000 की है। अच्छा, हमने गुडविल के बारे में पढ़ा है कि गुडविल 2 टाइप की होती है, एक होती है इनहेरेंट गुडविल और एक होती है इनहेरेंट मतलब सेल्फ बिल्ट गुडविल, और एक होती है परचेज गुडविल। और हमने ये पढ़ा है कि इनहेरेंट और सेल्फ बिल्ट गुडविल is never shown in the books because it is very hard to justify the amount of self built goodwill, क्योंकि वो सेल्फ बिल्ट है, हमारे लिए बहुत ज्यादा ही होगी, किसी दूसरे के लिए जस्टिफाइड नहीं होगी, तो उसे जस्टिफाई करना मुश्किल है, उसे प्रूफ करना मुश्किल है, उसकी ऑथेंटिसिटी की वैल्यू की ऑथेंटिसिटी मुश्किल है। इसलिए अकाउंटेंट कहते हैं कि इनहेरेंट गुडविल को कहीं भी बुक्स में शो नहीं करेंगे, परचेज गुडविल हमेशा शो होगी। तो टेक्निकली ये 2 लाख की गुडविल शो नहीं होनी चाहिए थी, और मजे की बात ये कि उन्होंने फिर ये 2 लाख एक तो नॉन करंट एसेट में डाल दिए और दूसरा रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिए, वो भी गलती है, वो भी गलत है। तो अब आप नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, सर ये भी गलत है और ये वैल्यू भी गलत है रीवैल्यूएशन रिजर्व की। इसका मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व वो 1 लाख ही रहेगा जो साल के शुरू में था, जो 2 लाख बढ़ा है साल के दौरान वो, मुझे लग रहा था, मैंने जब इससे पहले वाला पॉइंट पढ़ा तो मुझे लगा कि वो फ्री होल्ड प्रेमिसेस का है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फ्री होल्ड प्रेमिसेस का नहीं है, बल्कि ये 2 लाख तो इन्होंने गुडविल से डाला है। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे हमें कह रहा है इन्वेंट्री वैल्यूड एट कॉस्ट 44,500 had been included in the draft financial statements. Further information was available. Okay, इन्वेंट्री को इन्होंने अभी तक कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है जिसकी वैल्यू है 44,500। ये वैल्यू मुझे यहां पे भी नजर आई थी, ये रही 44,500, यही इन्वेंट्री की वैल्यू है कॉस्ट। मेरे ख्याल से अब एनआरवी पे, एनआरवी की वर्किंग होगी यहाँ पे, परचेज प्राइस, दिस इज कॉस्ट, परचेज प्राइस को हम कहेंगे ये है कॉस्ट, और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ये है एनआरवी। तो कैटेगरी ए बी सी, कैटेगरी ए की कॉस्ट है 24,200। अच्छा, एनआरवी ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो ये तो 24,200 पे ही रिकॉर्ड होगी। कैटेगरी ए वुड बी रिकॉर्डेड एट 24,200 which is cost because it is lower than NRV. Then category B 15,100 cost है और 24,000 NRV है, तो once again cost कम है, ये तो 15,100 पे, ये तो दोनों सही रिकॉर्ड हुए हुए, ये दोनों तो सही रिकॉर्ड हुए हुए कॉस्ट पे। जो कैटेगरी सी का मसला है, कैटेगरी सी में एनआरवी कम है, तो 4,100 पे रिकॉर्ड होना चाहिए, कंपनी ने इस पे रिकॉर्ड किया हुआ है जबकि ये गलत है, इस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, 4,100 पे रिकॉर्ड होना चाहिए।
तो जो वैल्यू आनी चाहिए इसकी, जो वैल्यू बनती है हमारे पास 24,200 प्लस 15,100 प्लस 4,100, ओके 43,400 की वैल्यू बनती है इन्वेंट्री की, जबकि इन्होंने 44,500 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, विच इज रॉन्ग। तो जी लिमिटेड ने ईवान को ये भी बता दिया। सो आई होप दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर्स मैंने उसको इंटरप्रेट कर दिया, एंड आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। यहां तक आप लोगों को इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन में अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन मैंने आपको सारी इंटरप्रेट करके मतलब समझा दिया। अब रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आ रही है। सबसे पहले आ गया recommend how information 1, 3, 5 and 6 should be treated in the financial statements। मेरे ख्याल से ये 8 नंबर का होगा, 8 मार्क्स। यस सर, 8 नंबर का है, 8 मार्क्स का है। तो कह रहे हैं इंफॉर्मेशन नंबर 1, 3, 5 and 6। ओके, 1, 1, 3, 5 and 6 कह रहा है रिकमेंड करो कि इन इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे ट्रीट करेंगे। तो सर स्टार्टिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन नंबर 1 which is about proposed dividend, starting from information number 1 which is about proposed dividend, फोकस कीजिएगा, टेंशन दीजिएगा। सर ये बताया है कि प्रपोज डिविडेंड इन्होंने इंक्लूड कर दिए थे 30,000, विच इज नॉट राइट, क्योंकि डिविडेंड प्रपोज आर येट टू बी एक्सेप्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। इसकी अभी एक एनुअल जनरल मीटिंग में एक्सेप्टेंस कराएंगे। तो IAS 10 यहां पर आ जाएगा, IAS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, इसको हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे। नॉन, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सो बाय द वे, इस सवाल में प्रिसाइजली एग्जामिनर को आईएएस रिक्वायर्ड नहीं थे। अगर आप आईएएस बताओ तो अच्छा है, ना बताओ तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूं कि आईएएस का सवाल हो तो आईएएस आप जरूर बताओ कि कोई भी करेक्शन जो हो रही है वो कौन से आईएएस के थ्रू हो रही है, कौन सा आईएएस आप इस वक्त रेफर कर रहे हो, वो जरूर बताओ। ऑलराइट, सो एज पर IAS 10 dividends proposed are non adjusting event because they are yet to be accepted by shareholders. Therefore, they are not recorded anywhere in financial statements. Rather, they are disclosed in notes to accounts। ये बताना था इसमें कि IAS 10 के अकॉर्डिंग डिविडेंड प्रपोज एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, टाइम पीरियड के बाद हो रहा है, और अभी अप्रूव होगा, अभी अप्रूव भी नहीं हुआ। तो क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसकी कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट नहीं करती थी।
कंडीशन इसकी ईयर एंड पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। ईयर एंड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी, डायरेक्टर्स को पता चला कितना प्रॉफिट है, फिर डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया। इसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन ये मटेरियल है तो मटेरियल तो नोट्स में डिस्क्लोज कर देंगे हम इसको, राइट। तो इंफॉर्मेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग तो हमने बता दिया। इंफॉर्मेशन नंबर 3 में मुझे याद पड़ा, ये वो मशीन की डेप्रिसिएशन का मामला था कि 20% स्ट्रेट लाइन के बजाय 30% आरबीएम करेंगे, राइट। 30% आरबीएम करेंगे। तो इसको भी एडजस्ट करेंगे। और डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट का जो आईएएस है वो है IAS 16। सो एज पर IAS 16, फोकस कीजिएगा, द depreciation method should reflect the actual usage of non-current asset and actual loss in the value. Therefore, machines should be depreciated through RBM 30% rather straight line 20%, because in future they will be losing a smaller value because of fall in the use। ये देखें, अब आप देखो, वर्डिंग से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर को क्या बताना चाह रहे हैं हम, कि डेप्रिसिएशन का मेथड IA 16 कहता है कि वो यूज होना चाहिए जो एक्चुअल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे। और इसकी वजह से हम ये रिकमेंड करेंगे कि मशीन्स को आरबीएम 30% पे रिड्यूस डेप्रिशिएट करो, बजाय स्ट्रेट लाइन 20% के। क्योंकि फ्यूचर में उनका यूजेज कम हो जाएगा, तो जब यूजेज कम हो जाएगा फ्यूचर में वो कम वैल्यू लूज करेंगे। ये ट्रेड तो आरबीएम में होता है, ये स्ट्रेट लाइन में तो नहीं होता। तो ये हमें बताना है एग्जैक्टली आप लोगों ने। कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अच्छे आंसर्स लिखे हुए, कुछ ने कोशिश की है, लेकिन चंद स्टूडेंट जो कि स्ट्रगल कर रहे थे उनके माइंड में क्या था वो वर्ड्स में लेके नहीं आ पा रहे थे। या हो सकता है माइंड में ये ना हो, ये बात ही माइंड में ना हो कि ये लिखनी है। तो आपके सामने क्लैरिटी के साथ बता दिया कि भाई ये बताना है एग्जैक्टली। आईएएस इस सवाल में रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। दे दो तो कोई हर्ज नहीं है, एक्स्ट्रा एडवांटेज है। लेकिन मैं रिकमेंड हमेशा ये करता हूं कि आईएएस का सवाल हो तो आईएएस जरूर मेंशन करो, या अपने हमारे लिए तैयारी होगी। फिर 1 3 के बाद है 5। ओके, ये बहुत बड़ा आसान है ये। आई एस 38 आ गया हमारा इंटेंजिबल्स का। तो वो इंटेंजिबल्स ही तो हमें बताता है कि ये इनहेरेंट गुडविल रिकॉर्ड नहीं करनी। सो एस पर IAS 38, इनहेरेंट, या यूं करेंगे, बिजनेस कैन ओनली शो
the purchased goodwill in the books, and this is inherent goodwill, therefore it should be removed from both non-current assets and revaluation reserve। तो बता दिया सर, IAS 38 के अकॉर्डिंग बुक्स में हम सिर्फ परचेज गुडविल शो करते हैं, इनहेरेंट गुडविल शो नहीं कर सकते, ना करनी है। तो इसे रिमूव करेंगे, ये इनहेरेंट गुडविल है, इसे रिमूव करेंगे, एनसीए से भी हटाएंगे और रीवैल्यूएशन रिजर्व से भी हटाएंगे। और आखिरी ये IAS 2 आ गया इन्वेंट्री। 44,500 की बजाय 43,400 रिकॉर्ड करेंगे, इस पे भी बात कर लेता हूं मैं। सो एज पर IAS 2, inventories should always be valued at lower of costs or NRVs. Therefore, category C should be valued at NRV, and closing inventories should be decreased by 44,500 के बजाय 43,400 रिकॉर्ड करेंगे। 1100 से वैल्यू कम हो रही है, बाय $1,100 टू 43,400। ये हमने रिकमेंड कर दिया। तो ये हमारी चारों इंफॉर्मेशन डन हो गई। आई होप दैट दिस विल बी वेरी क्लियर। यस प्लीज मुझे बताएं क्या समझ आया, कि आंसर किस तरीके से करना था, इसका किस तरीके से आंसर कंप्यूट करना था, जो माइंड में किस तरीके से लिखना था। बहुत दफा आपको चीजें पता होती हैं, लिखना नहीं आ रहा होता कि क्या प्रोवाइड करना है, किस तरीके से जवाब देना है। आगे चलते हैं, अभी आगे 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 दोनों पार्ट बड़े इंटरेस्टिंग है इसके, और इसमें आप लोगों की तरफ से ठीक ठाक एरर्स हुए हैं। पार्ट सी में भी, पार्ट डी में भी, पार्ट ई में भी, और फिर पार्ट एफ में तो उस पे याद है वो शुरू में बोल रहा था एक्सटर्नल ऑडिटर क्यों जोर लगा रहा था, बाद में बताऊंगा, पार्ट एफ में जाएंगे तब बताऊंगा। कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट। अच्छा अब ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है, रिवाइज प्रॉफिट निकालना है। तो जो हमने रिकमेंड किया बी में, हम जरा रिवाइज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। रिवाइज प्रॉफिट के लिए हमारे पास पहले तो ड्राफ्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर जरा यूज कर लेते हैं। कहाँ है ये, नोट कीजिएगा, ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये देखो, वो इनकम स्टेटमेंट बनाई है ना इन्होंने, इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड की थी। यहाँ आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर 99,800। ये ड्राफ्ट प्रॉफिट जो यूज करेंगे हम, इसको ठीक करना है 99,800, हमें इसको ठीक करना है, ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसको ठीक करना है। फोकस कीजिएगा, समझिएगा। सबसे पहले तो अच्छा इंफॉर्मेशन नंबर 1 का
प्रॉफिट फॉर द ईयर से कोई लेना देना नहीं है। इंफॉर्मेशन नंबर 1 का, इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद माइनस हुआ हुआ है। तो इसका मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर में इसका कोई अमल दखल नहीं है। कहाँ गया इंफॉर्मेशन नंबर 1? ये रहा। प्रॉफिट फॉर द ईयर में ये नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा। ये इंफॉर्मेशन नंबर 3 कि डेप्रीसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन 20% के बजाय रिड्यूसिंग 30% होनी चाहिए। तो अब जरा फोकस कीजिएगा। पहले मैं जरा स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसकी डेप्रीसिएशन निकालूं। 150,000 और 20% स्ट्रेट लाइन अप्लाई हुई, तो इसका मतलब 30,000 डेप्रीसिएशन। और डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि इसको 30% आरबीएम। अच्छा, इसका मतलब ये कि 15,000 से डेप्रिसिएशन इंक्रीज होनी चाहिए। डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया तो 15,000 से ये डेप्रिसिएशन इंक्रीज होनी चाहिए। अभी 30,000 रिकॉर्ड हुई हुई है, एक्चुअली में 45,000 रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगी जिससे प्रॉफिट कम होगा। तो मैं यहां पे लेस करूंगा, लेस डेप्रिसिएशन विच इज 15,000। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन 15,000 हो गई। आगे चलते हैं, इससे प्रॉफिट कम होगा। आगे चलते हैं, ये डन हो गया। अच्छा, इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर से कोई लेना देना नहीं है इस इंफॉर्मेशन का। ये दोनों एसओएफपी से रिलेटेड है। शेयर कैपिटल और रिवैल्यूएशन रिजर्व दोनों एसओएफपी से रिलेटेड है। नंबर 5, ये भी गुडविल और ये भी, इसका भी प्रॉफिट फॉर द ईयर से कोई लेना देना नहीं है। इसका भी प्रॉफिट फॉर द ईयर से कोई लेना देना नहीं है। ये भी हमारे पास एसओएफपी में जाएंगे। इसका लेना देना है प्रॉफिट फॉर द ईयर से। 44,500 के बजाय इन्वेंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए 43,400 पे। इन्वेंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए 43,400, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रही है। मैं आपके सामने एक लिंक क्रिएट कर रहा हूं, फोकस कीजिएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री जब कम होगी तो इसका मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होने का मतलब है कि प्रॉफिट कम हो रहा है सर। ये चेक कर लीजिएगा। ये मैंने आपके सामने लिंक बना दिया। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। इसका मतलब $1,100 से हम प्रॉफिट कम करेंगे और यहां लिखेंगे लेस इन्वेंट्री। तो अब हमारे पास रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा 99,800 माइनस 15,000 माइनस 1,100। रिवाइज प्रॉफिट आ गया 83,700। ये लीजिए गाइस, रिवाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज इट। ये रिवाइज प्रॉफिट आ गया, क्योंकि अब आप देखो, इसको एडजस्ट कर दिया। इसका ताल्लुक आई एस से नहीं है, इसका ताल्लुक आई एस से नहीं है, इसका ताल्लुक प्रॉफिट से नहीं है, प्रॉफिट फॉर द ईयर से नहीं है, और इसको एडजस्ट कर दिया। दो एडजस्टमेंट्स हो गई। दो का ताल्लुक आई एस से नहीं है और एक का ताल्लुक प्रॉफिट फॉर द ईयर से नहीं है। तो डन हो गया। अब आगे हमसे कह रहा है पार्ट डी में, कह रहा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कह रहा है एसओ सीई बनाओ। 4 मार्क्स में एसओ सी मांग रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, फोकस करना। एक तो मेरे पास है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम इस सवाल में नहीं है, कोई ना नजर आया है, ना कोई वर्किंग है। इसके बाद है रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है ना। फिर है रिटेन्ड
अर्निंग्स और फिर है टोटल। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसका 1 मिलियन हमें बता दिया है। 1 मिलियन, चेक कर लो, मैं दिखा रहा हूं। इंफॉर्मेशन नंबर 4 में हमें बताया है जी लिमिटेड शेयर कैपिटल एट 1 जनवरी 1 मिलियन, 1,000 और रीवैल्यूएशन रिजर्व का ओपनिंग है 100,000। चेक कर लेना, 100,000, ये देख लो। अच्छा, आपको एक चीज दिखा दूं, क्लोजिंग में रीवैल्यूएशन रिजर्व 300,000 है, विच इज रॉन्ग। क्योंकि ये जो 2 लाख रीवैल्यूएशन रिजर्व में डायरेक्टर्स ने लिखे हैं वो तो गुडविल के हैं, और वो तो आएंगे ही नहीं, वो तो आएंगे ही नहीं, वो गलत लिखा हुआ है। अब रिटेन अर्निंग्स कहाँ है? रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग हमें दिया हुआ है, ये रहा, ये देखना जरा, रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग 94,600, ये लिखा हुआ रिटेन अर्निंग ओपनिंग 94,600। आप में से काफी स्टूडेंट ने ये एरर किया हुआ था, और रिटेन अर्निंग्स में ये लिखा हुआ था 144,400, ये तो क्लोजिंग है, जो कि गलत है क्योंकि डिविडेंड प्रपोज गलत माइनस हुआ हुआ है, इसकी भी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो साल के शुरू में रिटेन अर्निंग्स है 94,600, 94,600 ये यहां पर मेंशन कर दूंगा। अब टोटल हो जाएगा ये हमारे पास 1194,600, 1194,600, ये चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर आपने ऊपर पार्ट सी में गलती कर दी, नहीं कर पाए, तो रिवाइज प्रॉफिट कुछ तो निकाला होगा यार, कुछ तो निकाला होगा, बस वो ही यहां लिखना था, 83,700, और इसी का वन ऑफ मिल जाता, इसी का वन ऑफ मिल जाता। अच्छा, मजे की बात ये कि इसका भी वन ऑफ मिल जाता, ये एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, और फिर इसका भी वन ऑफ मिल जाता। देखें जरा, गलती के बावजूद भी नंबर मिल जाते। और फिर इसमें से डिविडेंड्स, वो जो डिविडेंड्स पे किए हुए ना, डिविडेंड्स पेड, आई गेस 15,000 है, ये रहा, नहीं 20,000, डिविडेंड्स पेड 20,000, बस वो आएगा, और तो कुछ भी नहीं आएगा। और तो एसओसी में, एसओसीई में कुछ भी नहीं है, 20,000, ये लीजिए, और तो कुछ भी नहीं है। कोई एसेट रीवैल्यू नहीं हो रहा, कोई शेयर कैपिटल में चेंजेस नहीं आ रही, उन्होंने बता दिया। रिटेन अर्निंग में ना कोई जनरल रिजर्व ट्रांसफर है, और कुछ है नहीं, शेयर प्रीमियम, राइट इशू, बोनस इशू, कुछ भी नहीं है सर। सीधा सीधा बैलेंस सीडी आ जाएगा, सीधा सीधा बैलेंस सीडी आ जाएगा, 1,000, 100,000, ये हो जाएगा 94,600 प्लस 83,700 माइनस 20,000, 158,300 प्लस 1100,000, 1,258,300, ये लीजिए, ये आपका इधर भी वन ऑफ मिल जाता आपको, ये वर्किंग थी आपकी, ये लीजिए, ये वर्किंग थी आपकी, ये वन ऑफ इधर आता, और इन दोनों के मिलाकर ये एक एक नंबर बनते आपके।
तो ये मार्किंग थी हमारी इस पैटर्न में। शेयर कैपिटल के बैलेंस सीडी का नंबर था। ऑलराइट किड्स, तो दिस वाज पार्ट डी। ये हमारा पार्ट डी डन हो गया। हमसे आगे कह रहा है पार्ट ई में, कह रहा है प्रिपेयर द रीड्राफ्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2016। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा एरर हो गया था कि जगह एसओएफपी के लिए पूरी नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने पास दिमाग होने का इस्तेमाल मतलब शो किया कि हाँ भाई दिमाग है। उन्होंने पार्ट ई को प्रॉपरली यहां पर अटैम्प्ट कर दिया। हम भी यहीं अटैम्प्ट करेंगे पार्ट ई को। और पार्ट ई में उन्होंने ये बताया हमें कि किस तरीके से हमें यहाँ पे रिवाइज्ड क्या बनानी है, एसओएफपी, रीड्राफ्टेड एसओएफपी बनानी है हमें। ये चेक कीजिएगा, पार्ट ई रीड्राफ्टेड एसओएफपी बनाएंगे यहां पर। तो फोकस कीजिएगा सर। सबसे पहले अच्छा, मैं सिंपल हमारे पास जो उन्होंने हमें वैल्यूज प्रोवाइड, जो ड्राफ्टेड एसओएफपी है उसी के थ्रू रीड्राफ्टेड को भी यूज करेंगे। ये चेक कीजिएगा सर। ड्राफ्टेड एसओएफपी में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 700,000। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, चेक करते जाइएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 700,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 700,000, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। दिस विल रिमेन एज इट इज। सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, इसमें फर्क आएगा। वो डेप्रिसिएशन माइनस होगी। 457,400 की इसकी वैल्यू है, जिसमें 15,000 की डेप्रिसिएशन कम माइनस हुई हुई है, वो माइनस करेंगे हम। नोट कीजिएगा, मैं यहां पे आपके सामने लिख भी रहा हूं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और इसकी वैल्यू है 457,400। ये ड्राफ्टेड स्टेटमेंट्स में है। इसमें से 15,000 माइनस करेंगे, 442,400। एक चीज आपको यहां पे चेक करा दूं, गौर से देख लीजिएगा कि जो तीसरा नॉन करंट एसेट यहां शो किया हुआ है गुडविल, वो नहीं आएगा। दैट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बिजनेस। तो इसका मतलब ये कि बस ये दो ही नॉन करंट एसेट्स हैं। तो दैट मेक्स 1142,400, 1142,400। ये हो गए टोटल नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद आ जाओ जरा करंट एसेट्स पे। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले आई गेस इन्वेंट्री है, जिसकी वैल्यू चेंज होगी। इन्वेंट्रीज 44,500 के बजाय 43,400 रिकॉर्ड करेंगे हम। इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे 43,400 पे। ये लीजिए, इन्वेंट्रीज 43,400 पे रिकॉर्ड होगी। अच्छा, इन्वेंट्रीज के अलावा मेरे ख्याल से ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इस पे कोई फर्क नहीं आ रहा। ये 74,800 ही रहेगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में भी कोई फर्क नहीं आएगा, ये 36 ही रहेगा। इन दोनों पे कोई फर्क नहीं आ रहा। ट्रेड रिसीवेबल पे भी कोई फर्क नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे भी कोई फर्क नहीं है। तो मैंने वैल्यूज कैलकुलेटर में नोट डाउन कर लिए। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 74,800 एंड कैश इक्वल्स हैं 36,000। तो ये टोटल बनता है हमारे पास
154,200 टोटल करंट एसेट्स, और ऐड कर देंगे तो 129,600, ये हो गए टोटल एसेट्स। अब है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो नोट कीजिएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले आएगा हमारे पास इक्विटी, और एसओसी बनाई तो है, इससे ऊपर वाले पार्ट में ही एसओसी बनाई है, यही तीनों वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, यही तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, 1,000, 100,000, 158,300। तो मैं यहां पे शेयर कैपिटल 1,000, रीवैल्यूएशन रिजर्व 100,000, रिटेन अर्निंग्स 158,300। तो ये हो गया 1,258,300। डन। 1,258,300। ड्राफ्टेड एसओएफपी को देखते हैं। फिर करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, बस ट्रेड पेबल्स ही आएंगे, डिविडेंड पेबल तो आएगा ही नहीं। दिस इज नॉट कंसिडर्ड लाइबिलिटी, ये कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, तो 38,300 ही है, एक ही लाइबिलिटी है, और वो है ट्रेड पेबल्स। चेक कीजिएगा, करंट लाइबिलिटी और बस ट्रेड पेबल्स हैं 38,300। तो अब टोटल कर लेते हैं, 38,300 प्लस 1,258,300, सर ये वैल्यू हो गई 1,296,600 टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये लीजिए, डन हो गया। छोट कम मार्क के लिए आई गेस कितना, 3 या 4 मार्क्स के लिए, बहरहाल जो भी था वो पूरी एसओएफपी हमने बना ली। अब आते हैं जरा पार्ट एफ पे। कह रहे डिस्कस व्हाट एक्शंस Yuan should take if the directors do not adjust the financial statements। जरा हमजा, हरीम, लाइबा, मुतीब, उमर, साद, सईद, जरा इस पे फोकस करना, इस पार्ट पे फोकस करना। कह रहा है कह रहा है डिस्कस करो ईवान क्या एक्शंस ले सकता है कि अगर डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट ना करें, जो वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो माशाल्लाह हमारी क्लास में ठीक ठाक स्टूडेंट्स, ठीक ठाक बोल रहा हूं, ठीक ठाक 12 से 15 स्टूडेंट्स ये लिख रहे हैं कि ईवान को एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर करना चाहिए। तो ईवान खुद कौन है? ईवान खुद कोई कंपनी का मालिक है? मैंने सवाल पढ़ते हुए बहुत जोर लगाया था, Yuan was the external auditor, external auditor, external auditor। और यहां लेजेंडरी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि युआन को चाहिए कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर हायर कर ले। क्या, वाह 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 यार। हाँ, ये तो मुझे मतलब लेजेंडरी आंसर हुआ ना ये तो, कि वो जो जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं उनके जो, अब तो असिस्टेंट्स नहीं बोलते, बॉयज बोलते हैं, जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं उनके अब असिस्टेंट्स नहीं होते, मैनेजर्स नहीं होते, उनके बॉयज होते हैं। तो अब तो बॉयज के भी बॉयज होते हैं, असिस्टेंट्स के भी असिस्टेंट। तो ईऑन ने बोला मेरे पास बहुत काम है, ये डायरेक्टर मेरी नहीं सुन रहे, मैं एक और एक्सटर्नल ऑडिटर हायर कर लेता हूँ। लेजेंड। तो सर आपने इसका जवाब ये देना था, सिंपल जवाब देना है आपको, बहुत सिंपल जवाब है इसका, कि ईवान शुड, एक्शंस बोले ना, एक्शंस,
एक्शंस बोला है, व्हाट एक्शंस? ईवान शुड रिपोर्ट फर्स्ट टू डायरेक्टर्स and see the response. If directors don't adjust financial statements, then Ivan should prepare a qualified report. क्वालिफाइड वो रिपोर्ट होती है जो ये कहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब हैं, एरर वाले हैं, दे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वालिफाई फॉर एरर्स. So Eon should prepare a qualified report and report to shareholders. ये एक्शन है, ये एक्शन लेना था उसे कि पहले डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करे, उनका रिस्पॉन्स देखे. एक नंबर. नहीं कर रहे, क्वालिफाइड रिपोर्ट बनाए. दो नंबर, रिपोर्ट करे शेयर होल्डर्स को. तीन नंबर. ये जवाब इसमें लिखना था. आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर नाउ. मुझे बताएं क्या अब ऑडिट, आईएएस, लिमिटेड कंपनीज, ये सब क्लियर होता जा रहा है? यस प्लीज.